नमस्कार श्रोताओं। क्षेत्रीय समाचार एकांश के आजादी के अमृत महोत्सव के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, उनके योगदान और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर आधारित इस विशेष प्रस्तुति के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं आज की कड़ी आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी आसफ अली को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 11 मई 1888 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली के पति थे। वो अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत भी थे। आसफ अली ओडिशा के राज्यपाल भी रहे। आसफ अली 1920 के दशक के आरंभ में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया और अदालतों में राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता करने के लिए अपने कानूनी कौशल का प्रयोग किया। अदालत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का बचाव आसफ अली ने ही किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आसफ अली को भी जेल की सजा मिली और उन्हें अहमदनगर किले की जेल में रखा गया। जेल से रिहा होने के बाद आसफ अली अगस्त 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेल मंत्री बनाए गए। रेल मंत्री के रूप में आसफ अली ने पहला काम ये किया कि रेलवे स्टेशनों पर हिंदू पानी और मुस्लिम पानी के रूप में पीने के पानी की अलग अलग व्यवस्था खत्म कर दी। व्यक्तिगत और राजनैतिक जीवन में आसफ अली धार्मिक भेदभाव समाप्त करने के पक्षधर रहे। महत्वपूर्ण राजनेता के रूप में भी आसफ अली का सम्मान किया जाता है। उन्हें 1948 और 1951 में 2 बार ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने स्वतंत्रता के उपरांत महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका निभाई और अमेरिका में प्रथम भारतीय राजदूत के रूप में काम किया। इसके बाद आसफ अली को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वहीं 2 अप्रैल 1953 को आसफ अली का निधन हो गया। आसफ अली को हमारा सादर नमन। हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी बसंत कुमार बिस्वास को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो 11 मई 1915 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो महान राष्ट्रवादी देशभक्त रास बिहारी बोस से प्रेरित थे। बिस्वास का जन्म 1892 में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1907 में बिस्वास ने पढ़ाई छोड़ दी और 1910 में उत्तरपाड़ा में स्वदेशी वस्त्रालय में नौकरी करने लगे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए वो नौकरी भी छोड़ दी। बिस्वास क्रांतिकारी समूह में शामिल हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सामग्री उपलब्ध कराने लगे। वे हरिदास बनकर रास बिहारी बोस के साथ देहरादून से लाहौर गए। बसंत कुमार बिस्वास ने 23 दिसंबर 1912 को वायसरॉय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में भी भाग लिया।
उस समय हार्डिंग दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने के अवसर पर आयोजित एक सरकारी जुलूस में दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरने वाला था। वायसराय की हत्या का प्रयास असफल होने के बाद बिस्वास ने दिल्ली छोड़ दी और बंगाल चले गए। वहां 26 फरवरी 1914 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्वास पर वायसराय हार्डिंग की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। 11 मई 1915 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान बलिदानी को शत शत नमन। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मनीन्द्र नाथ उकील को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 11 मई 1936 को अपने प्राणों की आहुति दी थी। मनीन्द्र नाथ का जन्म 1911 में ढाका में हुआ था। वे जुगांतर पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें 26 सितंबर 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में ही 11 मई 1936 को मनीन्द्र नाथ उकील का निधन हो गया। भारत माँ के इस महान सपूत मनीन्द्र नाथ उकील को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। श्रोताओं, प्रदेश में चारों धामों के कपाट खुलने के साथ ही विधिवत रूप से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चार धाम यात्रा के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से दर्शन के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं। वहीं चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी लगातार चार धाम यात्रा की निगरानी कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही प्रदेश में चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई और 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद अब यात्रा पूरे जोर पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं। श्रोताओं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत के कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने में कोविन पोर्टल की डिजिटल तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मंत्रालय ने कहा है कि इस पोर्टल में पंजीकरण से देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को 190 करोड़ से अधिक कोविड रोधी डोज लगाया जाना संभव हो पाया है। वहीं श्रोताओं, देश में 190 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 8 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। 2 करोड़ से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई जा चुकी हैं। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। उन्होंने वैक्सीन लगवाने वाले सभी बच्चों को बधाई दी है। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए हमें अभी भी एहतियाती उपायों का पालन करना बेहद आवश्यक है। हमें अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। घर से बाहर जाना है तो मास्क पहनना है, अपने हाथों को साफ रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।